वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है वो एएआई की जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि एएआई एटीसी की रिक्रूटमेंट जो है वो कब तक आएगी, है ना। तो एटीसी की रिक्रूटमेंट आपका इस तरीके से है कि है ना, अभी जो चीज़ें हैं पुरानी वाली जो चीज़ें हैं, वेटिंग लिस्ट वगैरह है जो क्लियर अभी हुआ है, या फिर जो चीज़ें बची हुई है लोगों की ज्वाइनिंग, तो वो ज्वाइनिंग जैसे ही हो जाएगी फिर तो आपकी नई रिक्रूटमेंट की तरफ जो है वो है ना चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये मान के चलिए अब जो है वो लगभग फाइनल स्टेज में ही है। जो बचा हुआ है ना, जिनका भी ज्वाइनिंग वगैरह बचा हुआ है, तो वो अब लगभग चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई है। तो अब कुछ दिनों में जो है वो आपको नई रिक्रूटमेंट देखने को जल्द ही मिलेगी, है ना। तो फिलहाल जो अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है एआई की तरफ से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो ये जो एआई की रिक्रूटमेंट आई है, ये हमारा है ना ईस्टर्न रीजन की रिक्रूटमेंट है। ईस्टर्न रीजन की रिक्रूटमेंट है, और इस रिक्रूटमेंट को है ना क्या ऑल इंडिया एलिजिबल है क्या, तो नहीं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने मेंशन करके बताया कि पर्टिकुलर स्टेट इन्होंने मेंशन कर दिया है, सिर्फ वही स्टेट वाले जो है इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसमें जो है इन्होंने जो है वो नाम बताया, वो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, झारखंड, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, अंडमान निकोबार है और सिक्किम है। तो ये पर्टिकुलर स्टेट वाले ही जो है वो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। आपकी ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी है ना। तो ये परमानेंट वैकेंसी है, टेम्पररी नहीं है, और सिर्फ यही पार्टिकुलर स्टेट वाले जो है वो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। किस पोस्ट की रिक्रूटमेंट है, तो ये हमारा जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई। उसके बाद जो चीज़ें हैं कि हमारा जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट टोटल पोस्ट है कितनी, तो यहाँ पे इन्होंने उसका डेटा दिया है। टोटल जो है वो 89 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, 45, 10, 12 और 14, और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीटें हैं। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो इस तरीके से है कि आपका है ना 31,000 से लेके है ना 92,000 के बीच जो है वो रहने वाला है, विथ 3% इंक्रीमेंट के साथ। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो आपका है ना रहने वाली। किस लेवल की जॉब है, तो लेवल 4 की जॉब है। अब जो चीज़ें हैं वो हमारा है ना एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 30 दिसंबर से है। लास्ट डेट जो है वो 28 जनवरी को है। तो आपको अगर ये फॉर्म अप्लाई करना होगा तो इसका एप्लीकेशन डेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए काम की है। उसके बाद चीज़ें हैं कि एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया के बारे में इन्होंने बताया है कि 18 साल से लेकर 30 साल के बीच अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो क्रूशियल डेट है वो इन्होंने बताया, वो 1 नवंबर 2024 तक जो है वो क्रूशियल डेट है। अगर आप है ना इस डेट से पहले तक या इस डेट तक अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आपका एज एक्सपायर हो चुका है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो है रिलैक्सेशन की बात, है ना। तो रिलैक्सेशन जैसे कि होता है, 3 साल जो है वो ओबीसी को दिया जा रहा है, 5 साल जो है वो SC/ST कैटेगरी को दिया जा रहा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि अगर आप अग्निवीर हैं तो आपको जो है ना 3 साल की जगह 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा कैटेगरीज में। यही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो उसको। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का आप तो जानते ही है ना, कि अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी है तो आपको रिलैक्सेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अब जो चीज़ें हैं वो क्वालिफिकेशंस की तरफ है। क्वालिफिकेशन जो है वो इसका इस तरीके से है कि या तो आपके पास, या तो आप जो है वो 12th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास है तो 10th के साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए। तो डिप्लोमा जो है वो मैकेनिकल में होना चाहिए या ऑटोमोबाइल में होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रीम जो है वो मेंशन कर दी। अगर आपके पास ये स्ट्रीम है, अगर आप पास आउट हैं तो आप है ना इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये इसके है ना क्वालिफिकेशंस की बात हो गई। तो क्वालिफिकेशंस के साथ इन्होंने है ना एक चीज़ और मांगा है, वो है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। तो अगर आपके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है तभी जो है आप इसको फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ लाइसेंस में ये है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है हमारा वो टेम्पररी नहीं होना चाहिए। अगर टेम्पररी लाइसेंस है तो जो है वो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और साथ में जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है या तो 12th पास होने चाहिए या तो 10+3 ईयर का डिप्लोमा इन मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई है ना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन के अलावा जो चीज़ें हैं यहाँ पे इन्होंने मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया। मेडिकल फिटनेस में मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी आंखें जो है वो 6/6 होनी चाहिए, वो भी बिना चश्मे के साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेडिकल फैक्टर है स्टूडेंट का, है ना। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ये है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो नहीं होना चाहिए, कलर विजन जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई है, आप इसको एक बार रीड कर लेंगे सही से।
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे इन्होंने वेट के बारे में बताया, चेस्ट के बारे में बताया, हाइट के बारे में बताया, हियरिंग के बारे में बताया, स्पीच के बारे में बताया, डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या चीज़ों से हो सकता है, यहाँ पे उसका जो डेटा है इन्होंने दे रखा है। तो मेरे हिसाब से जो इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो एक तरीके से डिफेंस वाला है ना। आप अच्छे से अगर इसको रीड करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी कि डिफेंस वाला मेडिकल स्टैंडर्ड इनका है। तो आपको अगर ये फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको इसका जो क्राइटेरिया है इसको एक बार अच्छे से आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद जो है चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब जो चीज़ें हैं वो है कि है ना सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस तरीके से है कि है ना इसमें दो स्टेजेस होंगे ना, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो जो स्टेज 1 होने वाला है इसमें आपका ना CBT बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। अब जो ये स्टेज 1 होगा तो स्टेज 1 का सिलेबस जो है वो इस तरीके से है कि है ना इसमें 2 पार्ट्स होंगे, है ना। इसमें क्या होंगे, 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी होगा। जो पार्ट ए होगा है ना वो आपका डोमेन सेक्शन रहने वाला है, और जो पार्ट बी रहने वाला है वो है ना लगभग उसमें जो है वो आपका पूरा का पूरा नॉन टेक सेक्शन जो है वो रहने वाला है। यानी कि पार्ट ए जो है वो एक तरीके से कहीं टेक्निकल या डोमेन जो भी आपका है तो उससे जो है वो 50% का वेटेज जो है वो रहने वाला है। जो पार्ट बी है वो भी आपका 50% का वेटेज रखेगा, है ना, जो कि पूरा नॉन टेक होगा। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा तो आप देख सकते हैं ना, इन्होंने चीज़ें बता दी है कि जो पार्ट बी है उसमें आपका इन जनरल GK रहने वाला है, रीजनिंग रहने वाला है, एप्टीट्यूड रहने वाला है और इंग्लिश रहने वाला है। उसी तरीके से जो पार्ट ए है वो पार्ट ए में हमारा है ना एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है आपका उससे सवाल जो है वो रहने वाले। तो ये स्टेज 1 की बात हो गई। स्टेज 2 जो है वो आपका हमारा इस तरीके से रहने वाला है कि उसमें आपका है ना DB भी होगा, मेडिकल भी होगा और आपका है ना फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो स्टेज 2 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आपका रनिंग भी होने वाला है, है ना, गोला फेंक वगैरह भी होने वाला है। तो जो चीज़ें होती हैं आप है ना देख सकते हैं, ये एक तरीके से ये जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके सिलेक्शंस का। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, आप इसको जो है वो देख लें एक बार अच्छे से। रनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्राइटेरिया है, वो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके बताया। तो ये चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये हमारा है ना मेन के लिए हो जाएगा। फिर फीमेल के लिए भी इन्होंने क्राइटेरिया बताया, आप देख सकते हैं ऊपर मेन का है, ये मेन का है, ये फीमेल का है। तो मेन और फीमेल के दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, रनिंग वगैरह भी सबका अलग अलग है, टाइमिंग भी अलग है। तो आप इसको एक बार देख लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो 100 मीटर की जो रनिंग है उसको आपको 19 सेकेंड में जो है वो कंप्लीट करना होगा। तो 19 सेकेंड आपको मिलेंगे 100 मीटर की रनिंग के लिए। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो ये बताया इन्होंने कि टोटल हाइट ऑफ रोप एंड पोल, है ना, भाला फेंक वगैरह, रोप रस्सी फेंकने के लिए जो चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बताई जो कि 6 मीटर का होने वाला है। लैडर टू बी पीछे एट द हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, रोप क्लाइंबिंग, है ना, तो रस्सी पे जो चढ़ने वगैरह का जो काम होगा वो आप इसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो चीज़ें हैं कि है ना आपका जो है वो ट्रेनिंग होगा, यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बताई है कि अपॉइंटमेंट शैल बी इशूड ओनली टू द कैंडिडेट हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, है ना, तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो इन्होंने ये बोल रहा है कि ये कह रहे हैं कि जो आपकी है ना ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग में आपको जो है वो स्टाइपेंड मिलने वाला है जो कि 25,000 रुपये आपको मिलेंगे। अब उसके बाद जो चीज़ें हैं ये कह रहे हैं कि अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और ज्वाइनिंग होने के बाद अगर आप है ना 1 महीने में अगर आप रिज़ाइन करेंगे तो आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप जैसे ही जो है वो है ना आप जो है वो समय ज़्यादा लेते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो जिस हिसाब से आप जिस टाइम से आप रिज़ाइन करेंगे उस हिसाब से आपको जो है वो कंपनसेशन देना होगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। अगर आप 3 साल से ज़्यादा सर्विस दे देते हैं, मतलब 3 साल के बाद अगर आप रिज़ाइन करेंगे तो आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं देना होगा। और 1 महीने तक अगर आप जो है वो है ना करेंगे तो आपको कंपनसेशन नहीं देना होगा। अब जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में है। तो अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो आपको 1,000 रुपये विथ GST जो है वो लगने वाले हैं मेरे हिसाब से, यानी 1180 रुपये जो है वो आपको जो है वो पे करना होगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ये अप्लाई डेट है और ये लास्ट डेट है, मैंने ऑलरेडी ऊपर में बता दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस वगैरह बताया है कि कैसे जो है वो है ना क्या चीज़ें लगेंगी आपको फॉर्म भरने के लिए, फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो लगने वाला है, कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बताई है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है इन्होंने चीज़ें बताया, आप इसको देख लेंगे।
अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं ना, यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई वगैरह कर पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में तो आप इस पर जो है वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। एलिजिबिलिटी के लिए जो क्रूशियल डेट है इन्होंने ये बताया है। इन्होंने ये बोला है ना कि आपको जो भी है ना कैंडिडेट्स हैं उनको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो इशू करना होगा विथ, मतलब जब भी आपका डीबी वगैरह होगा तो ये चीज़ें हैं। कोई भी टीए डीए जो है आपको नहीं मिलने वाला है अगर आप एग्ज़ाम देने वगैरह जाएंगे। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं। इस पर खास कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को लगा नहीं। यहाँ पे चीज़ें ये बताया कि कोई भी है ना, अगर आप इन्होंने जो डेट बोल दिया वो फर्दर जो है वो उस डेट में कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं होंगे, ये इन्होंने बताया है। तो ये चीज़ें थी एआई के बारे में। अब इसके प्रिपरेशन हम लोग करें कैसे, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसमें दो चीज़ें हैं ना, पार्ट 1 ए है और पार्ट बी है। तो पार्ट ए जो है आपका टेक्निकल डोमेन रहने वाला है और जो पार्ट बी है वो हमारा है ना नॉन टेक रहने वाला है। तो नॉन टेक आप प्रिपरेशन जो है वो इसकी कर ही रहे होगे। और बात रही पार्ट ए की, तो पार्ट ए आपका जो भी टेक्निकल डोमेन है वगैरह है, जैसे कि फायर सर्विसेज है, तो इसका जो है मैं जो है वो पीवाईक्यू जो है वो अपने चैनल पे जो है वो शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जाके है ना इसके पीवाईक्यूज अच्छे से एनालिसिस कर लोगे, चीज़ें टफ नहीं आएंगी। 12th लेवल का ये जो है वो एग्ज़ाम है, तो आप समझ ही सकते हैं इसका लेवल जो है वो किस तरीके से रहने वाला। आपको ज़रूरत है तो वो है प्रैक्टिस करने की। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से वॉक लगाएंगे, तो चीज़ें डेफिनेटली जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो मेरे हिसाब से ज़्यादा चीज़ें है नहीं। और मैं पीवाईक्यू जो है वो अपने है ना नोटिफिकेशन पीवाईक्यू में है ना नोटिफिकेशन पीवाईक्यू चैनल में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट है ना एआई।